की बीच में जो कैविटी हो जाती है वो प्लूरल कैविटी है। ठीक है, तो अब ये देखो लेटरली एंड डाउनवर्ड ग्रो करता है। ठीक, तो अब यहाँ पे जब ये ग्रो कर रहा होता है, इस डायग्राम में आप देखो ये ग्रो कर रहा है, ये साथ साथ वाली जो है ये विसरल हो गई, ये कैविटी है और ये पैराइटल लेयर है बाहर की। ठीक है, और ये फोरकट का ये फेरेंक्स है, क्योंकि मैंने कहा था लंग्स जो है वो ट्रेकिया ऊपर लेरेंक्स होता है और एसोफेगस ऊपर फेरेंक्स होता है। तो ये फेरेंक्स है, इसके नीचे यहाँ पे ये एसोफेगस कहलाएगा, ये ट्रेकिया है, इससे ऊपर अगर हुआ तो वो लेरेंक्स कहलाता है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, ये डायग्राम यहाँ पे ये लंग्स है, लंग पट है। देखो ये अभी आप लोग जो पढ़ते हो तो लंग के लेफ्ट लंग में कार्डियक कैविटी होती है। ठीक है, कार्डियक नाच होता है। तो ये देखो हार्ट बन रहा है। अभी ये लंग पूरा ऐसे ग्रो करके नीचे की तरफ ऐसे आएगा। तो जब ये नीचे से खींच के आएगा तो ये जो फोल्ड्स हैं पेरिटोनियम के, ये फोल्ड होते हैं और ये फिर अलग अलग कैविटीज़ को अलग अलग कर देते हैं। प्लूरल कैविटी अलग हो जाती है, पेरिटोनियल अलग हो जाती है, कार्डियक की कैविटी अलग हो जाती है। तो इनको फोल्ड्स को हम कहते हैं, ये लिखा हुआ है प्लूरो पेरिकार्डियल फोल्ड। प्लूरा और पेरिका ये आपस में आके यहाँ मिल जाएगा ताकि इसकी कैविटी अलग हो जाए और उसकी कैविटी अलग हो जाए, और लंग्स इधर पूरा एक्सपेंड करके नीचे तक आएंगे। ठीक है, तो वो प्लूरो पेरिटोनियल कैविटी भी होगी ताकि उससे भी पेरिटोनियम से भी अलग हो। तो ये फोल्ड्स इस तरह बन रहे हैं, आपके जहन में हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये ट्रेकिया है, ब्रोंका है, लंग से डिवाइड हो रहा है। मेसोडर्म जो है स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म से बनी थी, ये विसरल प्लूरा, फिर ये विसरल प्लूरा भी स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म से बनेगा। ठीक है, और जो ये पैराइटल लेयर है बाहर वाली, ये सोमेटोप्लूरिक से बनेगी। ठीक है, ये हमने पहले भी मैं पढ़ाया है जब मैंने लंग्स की ग्रास एनाटॉमी पढ़ाई थी। ठीक है, फिर ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट सेकेंडरी टर्शरी पहले सेकेंडरी डायकोटोमसली मीन 2-2 करके डिवाइड होगा, फिर सेकेंड टर्शरी मीन 3-3 करके डिवाइड होगा। राइट एंड लेफ्ट लंग में हमने कहा था टर्शरी ब्रोंकर सेगमेंटली और टर्शरी ब्रोंकस 10-10 होता है। ठीक है, जिसमें हमने कहा था ईच जो है सेगमेंट जो है वो मीन हर लंग में 10 है, तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में हर एक को एरिएट करने के लिए, एयर लेके जाने के लिए टर्शरी सेगमेंट जाता है। अब ये देखो, ये जो इधर लिखा हुआ बाय द एंड ऑफ द 6 मंथ, बेबी से कितने मंथ का, 6 मंथ, तो 17 जनरेशन ये डिवीजन की बन चुकी होती है। बिफोर द ब्रोंकियल ट्री रीचेज इट्स फाइनल शेप, एन एडिशनल 6th डिवीजन फॉर्म ड्यूरिंग द पोस्ट नटल लाइफ, मतलब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो 10 साल की उम्र तक ये लंग के एल्वोलाई बन रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं। अब देखो ना, बच्चों को ज़्यादातर रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम इसी वजह से होता है कि उनकी ये एल्वोलाई अभी डेवलप हो रहे होते हैं। 10 साल के बाद आप देखो तो उनको इन्फेक्शन थोड़े स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि वो फिर फुल मैच्योर हो चुका था। और ये स्टेजेस हैं, दीज आर दी 4 स्टेजेस एंड यू शुड रिमेंबर ऑल दीज स्टेजेस इन सीक्वेंस। First stage is the pseudoglandular period, canalicular period, terminal sac period and the alveolar period. And the pseudoglandular period starts from the 5 to 16th week, and the canalicular period is extend from this end from 6, it means 16, and it starts from the 16 to 26 week. Terminal sac period वीक, ये वीक की बात कर रहा है। अगर आप इसको वीक को कन्वर्ट कर दो किसमें, मंथ को, तो वो दोनों लिहाज से याद होना चाहिए। 16th वीक मीन 4th मंथ। ठीक है, अच्छा, फिर 26 टू वीक टू बर्थ, टर्मिनल सेक पीरियड। एल्वुलर पीरियड 8 अप टू द मंथ ऑफ द चाइल्ड। ठीक, अब इसमें ये पता है मैं कि सूडोग्लैंडुलर पीरियड में क्या हुआ, रिस्पायरेटरी ब्रांचिंग हो रही है, टर्मिनल ब्रोंकियल तक, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियल अभी तक नहीं बने। मीन रिस्पायरेशन इस वीक में अगर बेबी की बर्थ हुई तो वो अलाइव नहीं रह सकता। कैनालिकुलर पीरियड में क्या हुआ कि टर्मिनल ब्रोंकियल फिर वो डिवाइड हो गए, फिर रिस्पायरेटरी ब्रोंकियल बनना स्टार्ट हो गए। 3 to 6 एल्वुलर डक्ट्स भी बन चुकी होती है। टर्मिनल सैक पीरियड, सैक मीन एल्वुलाई, अब एल्वुलाई भी बन गया। एल्वुलाई फंक्शनिंग मैन तब होते हैं जब कैपिलरी के साथ कांटेक्ट में आ जाए, क्योंकि कैपिलरी से ही ऑक्सीजन लेंगे ना, ऑक्सीजन देंगे उनको। मीन टर्मिनल सैक फॉर्म एंड कैपिलरीज एस्टेब्लिश क्लोज कांटेक्ट। नाउ द एल्वुलर पीरियड, mature alveoli are well developed and epithelial connection with the alveoli is completely formed. So this is the
दीज आर दी स्टेजेस। अब बच्चा कौन से उसमें अलाइव रह सकता है, इस दोनों लास्ट के उसमें 26 वीक का अगर बेबी अलाइव बर्थ होती है तो उसमें अलाइव रह सकता है, बशर्ते कि हम उसको इंक्यूबेटर पीरियड में रखें और उसको हम आर्टिफिशियल सरफेक्टेंट भी दें, क्योंकि अभी वेल डेवलपमेंट नहीं हुई, पूरी कैपिलरीज एल्वेलाई के साथ कांटेक्ट में नहीं आई। अब मैं यहाँ पे डायग्राम दिखा रही हूँ, ये वो स्टेज है जिसमें यहाँ पे ये एल्वेलाई है, दे आर लाइंड बाय दी सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम एंड दीज आर द कैपिलरीज। अब कैपिलरीज इसके साथ कांटेक्ट में अगर आएंगी तो ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम विल चेंज इनटू द सिंपल स्क्वेमस बिकॉज डिफ्यूजन इज द फंक्शन ऑफ द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सो जो हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे वो कैपिलरीज की तरफ चली जाएगी और जो कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसमें आ जाएगी एल्वेलाई में। ठीक है, तो अभी तक इसका मतलब है कि इसमें मैच्योरिटी नहीं आई इस डायग्राम के मुताबिक। अब आगे डायग्राम यहाँ पे देखो, ये देखो कितनी सारी कैपिलरीज एल्वेलाई के साथ कांटेक्ट में आई हैं और द कैपिलरीज द साइड वेयर द कैपिलरीज कम्स इन कांटेक्ट विद दिस एल्वेलाई दिस क्यूबाइडल एपिथेलियम विल बिकम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ताकि डिफ्यूजन इजीली हो। Now these simple squamous epithelial cells are called the type 1 alveolar cells, and these cells which are cuboidal in shape they are called the type 2 alveolar cells and they secrete the surfactant। वो surfactant पूरा इस alveoli के इधर अंदर लाइनिंग पे मेम्ब्रेन बन जाता है ताकि लंग्स ये alveoli जो है वो कोलेप्स ना हो। ठीक है, तो ये मैच्योर लंग की डायग्राम है। जितने ज़्यादा alveoli कांटेक्ट में आए उतने ही मैच्योरिटी बहुत अच्छी है। Now the maturation of the lung during the last 2 month, बच्चे के पैदा होने से 2 महीने पहले प्रीनेटल लाइफ में अभी पैदा नहीं हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्मिनल सैक इंक्रीज स्टेडली एंड दी सैक जो है वो अब कांटेक्ट में आ गया है और अब लास्ट 2 मंथ में ये कनेक्शन जो है ना कैपिलरी का और एल्वेलाई का ये ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कैपिलरीज आएंगी और ये मैंने वो सारा लिखा हुआ है कि उसका मस शेप में चेंज हो जाएगा। मैच्योर एल्वेलाई आर नॉट प्रेजेंट बिफोर बर्थ। मैंने कहा था 10 ईयर तक उसकी ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, इन एडिशन एंडोथेलियल सेल्स फ्लैट एल्वेलर सेल्स टाइप 1 जो होते हैं वो 6 मंथ तक हमें डेवलप होकर मिल सकते हैं, क्योंकि 26 वीक तक मैंने पीछे बताया। दिस सेल टाइप जो है वो टाइप और दो टाइप 2 एल्वेलर सेल्स हैं, दे सिक्रीट दी सरफेक्टेंट और उनकी शेप क्या थी, क्यूबाइडल। ये भी इसी तरीके से बीसीक्यू में देते हैं कि बिलंग का एल्वेलाई है उसमें क्यूबाइडल शेप सेल है और उनके ऊपर सीलिया नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, सरफेक्टेंट को। सरफेक्टेंट क्या है, फास्फोलिपिड रिच फ्लूइड है जो कि लोअर करती है सरफेस टेंशन एट देयर एल्वेलर सरफेस में पूरा स्प्रेड होके। नाउ द मैच्योरेशन ऑफ द लंग, फुल मैच्योरेशन, द अमाउंट ऑफ सरफेक्टेंट इन फ्लूइड इंक्रीजेज पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द लास्ट 2 वीक्स ऑफ बिफोर बर्थ, ताकि वो सरफेक्टेंट होगी तो वो जब सांस लेगा तो लंग्स कोलैप्स नहीं होंगे, एल्वेलाई कोलैप्स नहीं होंगे। ठीक है, अब इसकी ये थोड़ी सी पैथोलॉजी है कि 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशन फास्फोलिपिड जो है वो इंटर्स द एमनाटिक फ्लूइड एंड एक्ट ऑन, जहाँ वहाँ पे क्या है, मैक्रोफेजिस इन द एमनाटिक कैविटी में। तो जब वंस द मैक्रोफेजिस को एक्टिवेट करती है तो क्या होता है, मैक्रोफेज जो है वो एक्टिवेट होने के बाद कोरियान में चले जाएंगे और इनटू द यूट्रस, फिर वो जाके वहाँ पे एक इम्यून सिस्टम करते हैं जिससे बनता है इंटरल्यूकिन 1। ठीक है, और इंटरल्यूकिन 1 एंड वन बीटा। तो ये बेशक ना याद हो, लेकिन इतना याद हो कि भाई वो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हुए और उन्होंने जाके स्मूथ मसल ऑफ प्रोटीन उसमें उनको एक्टिवेट किया यूट्रस को, तो वो फिर अब कंट्रैक्शन शुरू होंगी ताकि बेबी की बर्थ स्टार्ट हो। ठीक है, फिर वो जाएगा, फिर वो इंक्रीज करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन की, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है मैन ये कैस्केड शुरू हो जाता है क्योंकि सरफेक्टेंट जो है वो बेबी की कोलैप्स को तो रोक रहा है लंग्स को, लेकिन क्या कर रहा है, एमनाटिक फ्लूइड में जाके मैक्रोफेजिस को एक्टिवेट किया। मैक्रोफेजिस ने जाके ये चीज़ बनाई और उन्होंने जाके फिर प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाना ताकि बेबी डिलीवर हो। ठीक है, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट क्या है कि इनिशियली जो है फीटल सिग्नल्स फ्रॉम द फीटस दैट पार्टिसिपेट इन इनिशिएटिंग द लेबर एंड बर्थ, तो जैसे ये कोशिश करता है तो उससे लेबर एंड बर्थ स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट्स
बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है एंड काजिंग द एस्पायरेशन ऑफ, तो अब जैसे ही पैदा होने लगता है हो सकता है वो एमनाटिक फ्लूइड को एस्पायरेट कर जाए, इसलिए बचाने की भी कोशिश करते हैं कि वो उसको एस्पायरेट ना करें, ठीक है, क्योंकि एमनाटिक फ्लूइड जो है वो लंग्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। व्हेन रेस्पायरेशन बिगिंस एट बर्थ, तो लंग फ्लूइड इज रैपिडली रीअब्जॉर्ब बाय द ब्लड, वो जो कैपिलरीज के साथ कांटेक्ट में होता है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब ये आखिरी जो लिखा है, व्हेन एयर इंटर इन द एल्वोलाई, जब बच्चा जिंदा है और पहली सांस ले रहा है तो वो एयर उसके अंदर चली जाएगी। ये डायग्नोज होता है कि अगर कैसे पता चले कि हो सकता है उसकी फ़ौरन डेथ हो जाए कि बच्चा अलाइव था या नहीं था। तो अगर लंग्स को पानी में उस वक्त डालोगे, अगर वो फ्लोट कर जाते हैं तो उसका मतलब उसने सांस लिया था तो वो ज़िंदा था, और अगर फ्लोट नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो अलाइव था ही नहीं, ठीक है। ये भी आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये भी चीज़ वही है जो मैंने आपको बता दी है, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स जो है आफ्टर बर्थ ब्रिंग एयर इनटू दी लंग्स में, जिसकी वजह से वो प्लूरल कैविटी की वजह से वो एक्सपांड करता है तो वो लंग्स अपनी पूरी जगह ले लेते हैं। और ये मैंने बताया है कि भाई ये 10th ईयर तक हमारी कंटिन्यूसली इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। नाउ देखिए क्लिनिकल कोरिलेशन में मैंने सर्फेक्टेंट के बारे में आपको बता दिया कि उसका फंक्शन क्या है। प्री मेच्योर जो है इन्फेंट में वो नहीं सीक्रेट हो रहा था तो 26 वीक में अभी ब्लड एयर बैरियर पूरा नहीं बनता, तो क्योंकि कैपिलरीज जो है वो कांटेक्ट में नहीं आई हुई होती सिंपल की बॉर्डर एपिथेलियम के, तो वो उसकी वजह से सर्फेक्टेंट रिलीज नहीं होता। तो हमें ये सिंथेटिकली लगाना पड़ता है, इंजेक्ट करना पड़ता है बच्चे में, ताकि लंग्स की एल्वोलाई ना हो, कोलैप्स ना हो। और अगर ये इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं जिसमें सर्फेक्टेंट नहीं बन रहा होता, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। इसमें प्री मैच्योर बेबीज़ में होती है, तो कोलैप्स हो जाता है लंग्स विदाउट हाई प्रोटीन कंटेंट उनमें नहीं होता। और इसका दूसरा नाम है हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़, लेमिलर बॉडीज़, चलो ये तो अब इतना नहीं भी है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो सर्फेक्टेंट जो है कम होने वाली डिजीज़ का दो नाम है, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक ही चीज़ है ये, ठीक है। तो अगर 5.5 मंथ का बेबी है तो उसमें सर्फेक्टेंट थोड़ा बहुत रिलीज होके वो थोड़ा बहुत खुद बनाता है, थोड़ा हम इंजेक्ट करते हैं, उसको इंक्यूबेशन में रखते हैं, इंक्यूबेटर पीरियड में, इंक्यूबेटर में उसमें इंस्ट्रूमेंट में, तो फिर उसके बाद उसको वॉच भी करते रहते हैं तो वो अलाइव रह सकता है। तो क्लिनिकल्स इसमें हमारे पास क्या है, प्री नेटल अल्ट्रासाउंड किया, उसमें पॉलीहाइड्रामनियाज मिला, तो क्या होगा, एट बर्थ द बेबी हैज एक्सेसिव फ्लूइड इन इट्स माउथ, पता चल जाएगा कि भी एमनाटिक फ्लूइड ज़्यादा था। अच्छा, फिर सवाल क्या है, व्हाट टाइप ऑफ द बर्थ डिफेक्ट्स माइट बी प्रेजेंट, व्हाट इज द एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है, इन सब के ये वेक्टोरल ये सवालात लिखने के बाद मैंने यहाँ पे आपको आंसर भी लिख के दिए हैं, ये सारे उनके आंसर हैं, ये आपको आने चाहिए लाजमी, ठीक है। न्यूनेट ऑफ लंग में हमें कैसे पता चला, ये जो मैंने आपको बताया, मेडिकोलॉजिकल हम सिग्निफिकेंस कैसे करते हैं कि अदर द बेबी वाज अलाइव था या स्टिल बॉर्न था, ठीक है, या उसकी मदर के यूट्रस में ही डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अब यहाँ पे एक है लंग हाइपोप्लेजिया। अब देखो अगर ये यहाँ पे इंटेस्टाइन देखो लंग्स की जगह पे चलेगी, जो हमने डायफ्राम में ओपनिंग पढ़ी थी, अगर उस डायफ्राम की ओपनिंग से, इसको हम कहते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया, कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया, तो इंटेस्टाइन जब ऊपर चली जाती है तो वो लंग्स की जगह ले लेती है, तो लंग्स हाइपोप्लेजिया हो जाता है, तो डेवलपमेंट ऑफ लंग्स सही नहीं होती, ठीक है। तो इसकी वजह से रिड्यूस लंग वॉल्यूम एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल इन द पल्मोनरी आर्टरीज, क्योंकि उनको जगह मिलती है तो वो जगह लेके अपना हाइपरट्रॉफी कर देता है, तो इससे जो है बेबी जो है ज़्यादातर इनसफिशिएंसी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये प्रॉब्लम मैंने लिखा है कि भाई चॉकिंग कर गया बेबी, जब चॉकिंग एंड कंटिन्यूस कफिंग वाज ऑब्जर्व्ड इन मेल नियोनेट, मेन वो उससे चॉकिंग का मतलब है कोई फ्लूइड जो है या कोई चीज़ उसके अंदर चली गई लंग्स में। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द म्यूकस सिक्रीशन एरिया सलाइवा इन इन्फेंट माउथ में ज़्यादा है ये चीज़ें, ठीक है, उसको डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में। तो पीडियाट्रिशियन
अनेबल टू पास, कैथेटर तक भी पास नहीं कर पा रहा एसोफेगस से, क्योंकि इतनी चीज़ें उसके मुंह में हैं। तो उसके सवालात क्या हैं और उसके आंसर क्या हैं, ये सारा मैंने इधर लिखा है। ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आंसर भी वही है जो मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रही। अल्ट्रासाउंड में हम फिर देखते हैं कि भाई, ठीक है, कि अल्ट्रासाउंड में भी ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला का पता चल जाता है, एनॉमलीज जो है वो पता, क्योंकि पॉलीहाइड्रामनियाज होती है ना, तो थोड़ा शक जाता है कि भाई कहीं इसके एसोफेजियल में एट्रेजिया तो नहीं था, ट्रैकियोएसोफेजियल। ठीक है, ओके बेटा, यहाँ पे ये डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गई। थैंक यू।